उसकी अभी भारत के बारे में रिपोर्ट आई कि भारत में किस तरीके से पिछले कुछ सालों में सोने के खरीदारी का तरीका बदला है, सोने के प्रति सोच बदली है और सोने के प्रति खरीदार भी बदले हैं। उस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में 3 बातें निकल के आई कि खरीदार बदले। पहले जहां खाली आप हार्ड फॉर्म में सुनार के यहाँ जाके सोना बनवाते थे, आज ये ETF फॉर्म में, कॉइन्स फॉर्म में, बार फॉर्म में बिक रहा है। तो 3 चीजें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट से निकल के आई। दुनिया भर के एनालिस्ट हैं, मुझे मिला के, वो सोने की तेजी का ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं आने वाले 2 साल। एक लाख के 5 हिस्से करता, और मैं सारा का सारा आज नहीं करता, मैं ऑब्जर्व करता ट्रंप की हरकतों पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ये डॉलर इसमें मजबूत है क्योंकि ये सब देशों को, दुनिया का 60 से 70% व्यापार बदकिस्मती से संजीव डॉलर में किया जाता है। पर असल में डॉलर कमजोर हो रहा है आंतरिक तौर पर, और जैसे ही ये युद्ध के बादल छटेंगे, आपको अमेरिका की जो 1000 प्रॉब्लम्स हैं उनकी अर्थव्यवस्था में, वो सारी सतह पर आती देखेंगी। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमा संजीव चौहान। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है नई दिल्ली से डॉक्टर शरद कोरी, भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट। सोने चांदी से लेके सीमा पार तक कोई बात करिए अर्थ से जुड़ी, आप बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। स्वागत है डॉक्टर शरद कोरी साहब स्टेट मिरर हिंदी में। नमस्कार संजीव, आपको और स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर को मेरा अभिनंदन। सर, जो खबरें निकल के आ रही हैं वो बड़ी ये है कि सोना और चांदी ये गजब ढा रहे हैं सर। ये ईरान, इजराइल, अमेरिका की लड़ाई एक तरफ रह गई, लेकिन सर सोना चांदी जो है वो बहुत, कहाँ 4,20,000 पहुंच गई चांदी। सोना 2 लाख के आसपास पहुंच गया था। अब सोना जो है वो सर 24 कैरेट का 1.5 लाख है। चांदी जो है 2,35,000, 2,36,000 है। सर क्या उथल पुथल मची है। बिजनेसमैन को क्या करना है इस हालत में, और ग्राहक को क्या करना है, आम आदमी को क्या करना है सोने चांदी की इस उछल कूद में? देखिए, एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है एक, संजीव, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज हैं सोने की, उनसे भी संपर्क में रहती है। ओवरऑल सोने चांदी की खरीद बेच पर, इंटरनेशनल ट्रेड पर, कंजम्पशन पर नजर रखती है। ये वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है। उसकी अभी भारत के बारे में रिपोर्ट आई कि भारत में किस तरीके से पिछले कुछ सालों में सोने के खरीदारी का तरीका बदला है, सोने के प्रति सोच बदली है और सोने के प्रति खरीदार भी बदले हैं। जहां पारंपरिक तरीके से, तो सोने की, देखिए, इस समय जो सोने पे इस समय जब हम बात कर रहे हैं, मुझे आपकी इजाजत से मैं समय और तारीख बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे आपके फॉलोअर्स की, सब्सक्राइबर्स की शिकायत रहती है कि जब भी सोने चांदी और इस प्रकार की बात करें तो आप तारीख जरूर बताएं, समय जरूर बताएं, क्योंकि वीडियो लाइव होते होते थोड़ा समय लग जाता है कई बार, तो वो बात थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। तो आज हम 30 अप्रैल में हैं। इस समय लगभग 5:30 बजे का वक्त है। इस समय सोना $4633 के आसपास है। भारतीय रुपयों में बात करें तो करीब करीब 1,52,000 के आसपास, 52-53 लगा लीजिए, 51 लगा लीजिए, डिपेंड करता है आप कौन से शहर में खरीद रहे हैं, कहां पर खरीद रहे हैं। चलिए मोटा मोटा हम राउंड फिगर में 1.5 लाख कर लेते हैं। तो 1,82,000 से अगर हम लें, जो इसकी अपना पीक थी संजीव, तो वहां से करीब करीब आप लगाइए कि 20% से भी कम की करेक्शन है। 1,80,000 से आप लगाएं तो इतनी कोई बहुत भारी करेक्शन नहीं आई, जबकि कारण बहुत भारी रहे हैं। क्योंकि सोने की अभी आज दोपहर को सोने की रिश्तेदारी में बता देता हूँ किस किस वजह से है, जो रिश्तेदारों की वजह से सोना परेशान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार बंद है, हम सब जानते हैं, और धमकियां दोनों तरफ से आ रही हैं। ईरान ने कह दिया है कि हम आपको जो हमारा यूरेनियम का भंडार है वो नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप मानने को राजी नहीं है। वो कह रहे हैं पहले हम नाकाबंदी तब हटाएंगे, पहले आप हमें वो यूरेनियम मुझे दे दीजिए, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर, ये यूरेनियम मुझे दे दो ठाकुर। इस प्रकार की डोनाल्ड ट्रंप जो है वह भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर ने कह दिया है कि हम जो है ये नाकाबंदी आपने ना हटाई तो हमें हमला करना पड़ सकता है। तो बहुत ही विकट परिस्थिति है। इस कारण से सारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार वहां पर बंद पड़ा है। और आज दोपहर को, बात कहां से निकली ये सारी जियोपॉलिटिक्स की, आज दोपहर को क्रूड ऑयल $125 भी छू गया। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो वो $116 पे आ गया है, थोड़ा सा ठंडा होके। और सुबह जब ये खुला था तो $120, $121, और दिन में 125 छू के ये वापस आया है।
तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से पहले भी हम आपके चैनल पे ये बात मैं बोल चुका हूं, डॉलर की डिमांड बढ़ने से एक डॉलर इंडेक्स है, 6 करेंसीज आती हैं, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो, जापानीज येन और स्वीडिश क्रोमा, कनेडियन डॉलर। ये 6 करेंसीज डॉलर इंडेक्स में आती है। डॉलर इंडेक्स बढ़ गई है क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। डॉलर इंडेक्स बढ़ने से अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, वो सुबह तो 4.44 तक पहुंच गई थी। और इसके 4.44 का पहुंचने का मतलब है, जो सटोरिये हैं, कॉमेक्स जो बाजार है अमेरिका में, जहां पर डेरिवेटिव कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, वहां पर सटोरिये क्या करते हैं, जैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो वो सोने चांदी के शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट करना, में स्टेट मिरर के जो फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं समझते, तो उनको मैं ये बता दूं कि वो पहले बेच के और फिर खरीदते हैं। और ये पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से होता है, फिजिकल नहीं बेचा जाता। पहले बेच देते हैं, जब कीमत गिर जाती है तो खरीद लेते हैं, तो उनको मुनाफा हो जाता है। बिल्कुल खरीद के कॉन्ट्रैक्ट का उल्टा होता है। तो वहां पर जैसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ती है वो लोग बिकवाली शुरू कर देते हैं। वहां बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट काफी आए, इस कारण से सोना प्रेशर में आया। यानी कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने तक, तो देखिए आप रिश्तेदारी कहां बनती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से क्रूड ऑयल की कीमतों का चढ़ना, क्रूड ऑयल की कीमतों के चढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ना, डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाना, जो इस समय 99 के आसपास पहुंच गई है। डॉलर इंडेक्स बढ़ने से बॉन्ड यील्ड बढ़ना, बॉन्ड यील्ड बढ़ने से कॉमेक्स में, न्यूयॉर्क में शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स का बढ़ जाना, उस कारण से ये आपको दबाव दिखाई दे रहा है। परंतु परंतु बहुत जरूरी है कि ऐसे में आपने पूछा कि व्यापारी क्या करे। जो व्यापारी हैं, जो ज्वेलर्स हैं, देखिए उनको तो, मुझे कल को ज्वेलर मिले, उन्होंने बोला सोना जब चढ़ता है ना तब हमारे यहाँ ग्राहक आते हैं, क्योंकि लोग कंगन बनवाते हैं, हार बनवाते हैं। चलो भाई, चढ़ती चढ़ती हुई कला है तो बनवा के रख लें, आगे जाके हमारा महंगा बिक जाएगा, तो इसलिए रख लेते हैं। हालांकि पहले उनकी ये शिकायत रहती थी कि सोना थमता नहीं, इसलिए गाहक नहीं, आप थम गया है तो अब सस्ता नहीं होता, सस्ता हो गया तो अब कह रहे महंगा क्यों नहीं होता। तो ये तो मतलब उनको किसी भी तरीके से वो नहीं हो रहा। मूल बात यह है कि लोग सोने चांदी की वॉलेटिलिटी की वजह से, यानी कि उतार चढ़ाव की वजह से, लोग इसमें ऐसे समय में कम हाथ डालते हैं। हालांकि जिसके यहाँ शादी ब्याह है वो तो बनवाता बनवाता है। शादी थोड़े ना आप टाल देंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है तो मैं भारत में बैठ के शादी ना करूं। उनकी डिमांड तो बनी हुई है। मेन बात है कि निवेशक क्या करे। अब जो मैं आपको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बता रहा था संजीव, उस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में 3 बातें निकल के आई कि खरीदार बदले। पहले जहां इसके खरीदार खाली गहने बनवाने वाले होते थे, ज्यादातर गृहणियां होती थी, कुछ पुरुष भी होते थे, मैंने बहुत सारे पुरुषों को बप्पी लहरी स्टाइल में पूरा सोने से लदा हुआ देखा है, पर ज्यादातर ज्यादातर महिलाएं होती थी, तो गहने वाले होते थे। अब इसमें निवेशक आ गए हैं, खरीदार बदले, सोच बदली। जहां सोने को सिर्फ एक सेफ हेवन हेज माना जाता था, गहने के लिए एक चमकदार धातु माना जाता था, आज उसको एक निवेश का संसाधन माना जा रहा है। और इसके अलावा तरीका बदला। पहले जहां खाली आप हार्ड फॉर्म में सुनार के यहाँ जाके सोना बनवाते थे, आज ये ईटीएफ फॉर्म में, कॉइन्स फॉर्म में, बार फॉर्म में बिक रहा है। तो 3 चीजें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट से निकल के आई। तो निवेशकों के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसको इस गिरी हुई कीमत पर थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहते हैं, जब जब कीमत नीचे आती है तो आप 2 साल के लिए इसको रख सकते हैं। निवेश की सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लीजिएगा। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। मैं होता तो क्या करता, मैं थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता और लंबे वक्त के लिए रखता, और 2 साल में आप इसका चमत्कार देखते। क्योंकि जितने भी दुनिया भर के एनालिस्ट हैं मुझे मिला के, वो सोने की तेजी का ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं आने वाले 2 साल में। संजीव। डॉक्टर शरद कोहली साहब, आपकी इस बातचीत से मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना है और उसी से निकल के आता है कि रंग बदलते सोने की चमक, चढ़ती चमक और उतरती चमक में ना खो के आपका जो अपना मन कह रहा है, आपकी जो जेब अलाउ कर रही है, आपको लगता है कि आज अगर सस्ता है आपकी जेब के हिसाब से तो आप खरीद लीजिएगा, लेकिन लंबे समय के लिए खरीदिए। आप हमेशा कहते हैं अगर आप शादी ब्याह के लिए खरीदने हैं तुरंत खरीदिए, सोने चांदी का ये गेम है। लेकिन सर, जिस तरीके से फिजिकल गोल्ड को बहुत ज्यादा, भारत में तो बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, और भारत में भी कुछ मेट्रो सिटीज में, खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली और जो औद्योगिक राजधानी आप कह सकते हैं, कॉमर्शियल सिटी बॉम्बे, वहां तो बहुत ही ज्यादा है। सर, सवाल ये है कि इन कीमतों पे असर जो पड़ रहा है, इन्फ्लेशन और मांग, भू राजनीतिक परिस्थितियां, स्थितियां, सब उथल पुथल मचा हुआ है, वो सर उतने ज्यादा नहीं जितना सट्टा बाजार और सट्टेबाज, जो कि 7 समंदर पार भारत से बाहर बैठे हैं, उनकी ज्यादा अहम भूमिका है। मतलब ग्राहक को और बेचने वाले ज्वेलर को सोचना है
कि वो कैसे चलें आगे। इसमें कोई हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे वो। लेकिन रंग बदलते सोने की चाल में बहुत संभल के आप चाल चलिएगा, वरना धोखा भी हो सकता है और हम और आप जिम्मेदार नहीं है। मैं आपकी बात क्या सर गलत तो नहीं समझा? गलत समझे तो आप थोड़ा सा और ब्रीफ कर सकते हैं। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा व्याख्यान किया। मैं ये कहना चाह रहा था कि संभल के यही चलना है। दो चीजों में संभल के चलना है। एक तो आपने सारा जो आप निवेश करना चाहते हैं, वो लोग गलती करते हैं, एक साथ कर देते हैं। एक साथ नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। मान लीजिए, मैं उदाहरण लेता हूं, मेरे पास मान लीजिए 5 लाख रुपए होते संजीव, मान लीजिए। तो मैं क्या करता, मैं बताया तो मैं क्या करता कि 5 लाख के, या तो आइडियली तो मैं 10 हिस्से कर देता। पर चलिए 10 हिस्से नहीं, बहुत ज्यादा लेग वर्क हो जाएगा, बार बार सुनार के पास या सप्लायर के पास जाओ, 10 बार जाओ। मैं 5 हिस्से कर देता, 1-1 लाख के 5 हिस्से करता। और मैं सारा का सारा आज नहीं करता, मैं ऑब्जर्व करता ट्रंप की हरकतों पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। क्योंकि आपने देखा कि उतरता है, अभी सुबह काफी गिर गया था, इस समय फिर थोड़ा $100 के करीब चढ़ गया है। जब जब ये नीचे जाता, तो मैं 1-1 लाख का थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता रहता। एक तो ये काम करना है, जिसमें आपको संभल कर चलने की जरूरत नहीं है। ये संभल के चलने की जरूरत, समझ लीजिए या नहीं समझ लीजिए। दूसरा, मैं लंबे वक्त के लिए लेता। मैं कम से कम 2 साल इसको रखने का प्लान बनाता, और बस इतना ही संभल के चलना है। बाकी आपको कोई संभल के चलने की इसमें इसमें आवश्यकता नहीं है। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ संजीव। सर आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन फिर वही है कि सोना जिस तरीके से हाहाकार मचाए हुए है, इतना हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं है। भीड़ को, पब्लिक को, खरीदार को या बेचने वाले को, यहाँ तो ठीक है। लेकिन सर ये हार्मोन्स का हवा जो है वो अभी भी सोने और चांदी पे सवारी कर रहा है, सात समंदर पार से। ये सब थोड़ा सा कनेक्ट कर देंगे एक बार? फिर कर देता हूं मैं। वैसे मैंने अभी किया था कि स्ट्रेट ऑफ हाँ मैं हॉर्मूज फिर बंद होने सर। से दुनिया भर की तेल की सप्लाई रुकी हुई है। क्रूड ऑयल में 20% दुनिया का तेल उस रूट से आता था, और वो इस समय महंगा हो चुका है। जो देश इसको बनाते हैं पूरा फायदा उठा रहे हैं मौके का, और बकायदा इसकी बोली लग के बहुत महंगा। और भारत में तो और महंगा पड़ रहा है। अगर इस समय $116 का है, तो भारत में करीब $30-40 और महंगा पड़ता है, क्योंकि उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ जाती है। और इस समय शिपिंग लाइंस ने किराया भी बहुत बढ़ा दिया है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से क्रूड ऑयल संकट है। क्रूड ऑयल संकट से क्रूड ऑयल पर प्रति बैरल, जो कि युद्ध से पहले मात्र $65-70 था, इस समय बढ़ के $116-120 के आसपास घूम रहा है। तो इस कारण से डॉलर के, जो मुझे एक बैरल खरीदने के लिए मात्र $65-70 देने पड़ते थे, आज मुझे $120 देने पड़ रहे हैं। तो मुझे डॉलर ज्यादा चाहिए, ये तो आप मानते हैं, मुझे डॉलर ज्यादा चाहिए, क्योंकि मुझे अगर एक बैरल खरीदना है, और ऐसे ऐसे देश हैं जिनकी 90-95% जो उनकी जरूरत है वो आयात से पूरी होती है। वियतनाम है, जापान है, साउथ कोरिया है, इनकी 90-95% जरूरतें जो है वो आयात से पूरी होती है उनके। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से जो डॉलर इंडेक्स है, जो एक बास्केट ऑफ करेंसी, 6 करेंसीज होती है, वो डॉलर इंडेक्स बढ़ जाती है। डॉलर इंडेक्स बढ़ने से अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड्स है, क्योंकि महंगाई बढ़ने की आशंका हो जाती है, करेंसी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है और महंगाई बढ़ती है, तो बॉन्ड यील्ड्स, ये 10 साल की बॉन्ड्स होते हैं जो अमेरिकन ट्रेजरी निकालता है। 30 साल के भी होते हैं, 10 साल के भी होते हैं, 5 साल के भी होते हैं। सबसे मशहूर 10 साल वाले हैं। वो बॉन्ड यील्ड इस समय 4.4% पे पहुंच गई है, जो होती थी 3-3.5 के आसपास। तो ऐसे में जो सटोरिये हैं कॉमेक्स में, न्यूयॉर्क में, वो क्या करते हैं कि वो शॉर्ट करने लगते हैं। उनको लगता है कि निवेशकों का पैसा अब सोने चांदी से निकलकर इन बॉन्ड्स में जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड्स अब 4.4% यील्ड दे रहे हैं। अमेरिका में 4.4% यील्ड बहुत बड़ी मानी जाती है। भारत में तो इतना सेविंग्स अकाउंट में आपको मिल जाता है, पर अमेरिका में बहुत बड़ी यील्ड मानी जाती है। तो इसलिए वो लोग शॉर्ट करते हैं, तो बिकवाली का प्रेशर बनता है। बिकवाली का प्रेशर बनता है तो सोने चांदी की कीमतें दबाव में आती हैं। आपने देखा होगा, बीच में एक दिन जब ईरान ने नाकाबंदी हटाई थी और अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं लगाई थी, काफी दिन पहले की बात कर रहा हूं, तो एकदम से जो कीमत 4600 4650 थी, वो जंप करके $4800 पहुंच गई थी। सोने की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही क्रूड ऑयल की कीमतें संजीव कम होंगी, वैसे ही आप सोने चांदी को यहां से बढ़ते हुए देखेंगे। तो इसलिए मुझे एक टेम्परेरी फिनोमिना लगता है, एक एक अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित घटना नजर आ रही है, और ये सदा नहीं चलने वाली है। इसको कहीं ना कहीं इसका, और ये भी हो सकता है संजीव कि घटना चलती भी रहे, तो हो सकता है सोने चांदी ये रिश्तेदारी तोड़ के और अपनी चाल चल पड़े। ये भी एक संभावना है जी। सर कहते हैं कि जंग लग जाता है अच्छे अच्छे देशों को। क्या अमेरिका, ट्रंप और इनके डॉलर की दादागिरी कुछ कम नहीं हुई है ईरान से जूझने के बाद, या हुई है, कुछ असर पड़ा?
देखिए, इसको, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, समझने वाली बात है कि करेंसी की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम आंतरिक शक्ति कहते हैं, एक तो वो होती है, एक होती है करेंसी। अब इन दो चीजें बताने जा रहा हूं, दोनों का प्रभाव ये होता है कि उससे करेंसी मजबूत दिखाई देती है। इंट्रेंसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो करेंसी मजबूत दिखाई देती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। परंतु करेंसी की डिमांड बढ़ने से जो उसकी कीमत बढ़ती है, ये उसकी आंतरिक शक्ति नहीं बढ़ती है, सिर्फ उसको उसकी उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैंने जैसे कि कहा, प्रभाव दोनों का एक ही होता है, क्योंकि कीमत बढ़ी हुई दिखती है। जैसे भारतीय रुपए के खिलाफ आप बात करें तो 95 रुपए पार कर गया, ऑल टाइम लो के आसपास आ गया। डॉलर इंडेक्स में जो बात कर रहा हूं, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, यूरो और डॉलर के अगेंस्ट अगर आप इनकी कीमत देखेंगे तो ये डॉलर इसमें मजबूत है, क्योंकि ये सब देशों को, दुनिया का 60 से 70% व्यापार बदकिस्मती से संजीव डॉलर में किया जाता है। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो कि युद्ध में है इस समय, ये बड़ी अजीब सी बात है कि अर्थव्यवस्था युद्ध में है और करेंसी उनकी जो है उसकी कीमत बढ़ रही है क्योंकि डिमांड बढ़ने से। पर असल में डॉलर कमजोर हो रहा है आंतरिक तौर पर, और जैसे ही ये युद्ध के बादल छटेंगे, आपको अमेरिका की जो हजार प्रॉब्लम्स हैं उनकी अर्थव्यवस्था में, वो सारी सतह पर आती देखेंगी। जैसे एक मिट्टी बहुत दिन पड़ा रहे तो आईने को ढक लेती है, आप आईने में अपना चेहरा नहीं देख सकते, अगर उसके ऊपर मिट्टी आ जाए तो जितने दिन मिट्टी वहां रहेगी आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। जैसे ही कपड़े से आप मिट्टी पोंछेंगे, आपको अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। यही परिस्थिति अमेरिकी अर्थव्यवस्था की है। ये युद्ध युद्ध रूपी मिट्टी इस समय अमेरिका अर्थव्यवस्था की असलियत को ढके हुए है। जैसे ही ये युद्ध के बादल छटेंगे, वैसे ही ये मिट्टी हटेगी और अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी अर्थव्यवस्था का आईना दिखाई दे जाएगा कि मेरी अर्थव्यवस्था $40 ट्रिलियन के आसपास उनका उधार पहुंचने लगा है और नौकरियां है नहीं, बिजनेस बंद हो रहे हैं और नया निवेश आ नहीं रहा है। लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है। आज भी $1 वहां पर एनर्जी प्राइस बढ़ गई है, $4.06 से बढ़ के $5 तक पहुंच गई। आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी बड़ी बुरी परिस्थिति, और इलेक्शन उनके सिर पे है, मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में है। तो कुल मिला के ये जैसे ही ये मिट्टी हटेगी वो युद्ध के बादल की, आप देखेंगे कि उनको आईना दिख जाएगा और तब डॉलर आपकी कमजोरी भी सामने आपको दिखाई दे जाएगी। हाँ, मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि ईरान इसराइल जंग का असर जो अमेरिका पे है वो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब दिखाई देगा तो डोनाल्ड ट्रंप अपने ही अमेरिकन के पांवों तले रौंदे जाते दिखाई देंगे और उनको कहीं बचने की जगह नहीं बिल्कुल, आई, भगदड़ अमेरिका में बिल्कुल। मचेगी। भारत बहुत चिंतित नहीं हो, सोचे अमेरिका जो नहीं सोच रहा है, ट्रंप सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं। हालांकि वहां की जी, जनता, वहां जो पॉलिटिशियंस हैं, विरोधी पार्टियां हैं राजनीतिक अमेरिका में, वो सब ताड़ चुकी हैं कि कैसे मिड इलेक्शन में ट्रंप को इस सब का हिसाब किताब देना है, सामने रखना है। खैर सर, एक चीज हम बात करना ये भी चाह रहे थे, कुछ क्रेडिट कार्ड को लेके कुछ बताएं पब्लिक को, हमारे इंडियंस के नजरिए से मैं पूछ रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, ये सब क्या असर है, ये कहाँ किस तरीके से आगे बैठ रहा है, अभी 2-4 महीने के अंदर कुछ बता पाएंगे इस पे? मैं चाहूंगा, उम्मीद है कि आप बताएंगे। देखिए, क्रेडिट कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस एक अमेरिकन कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड को चलाती है। इस अमेरिकन कंपनी ने अलग अलग देशों में अपने दफ्तर खोले हुए, भारत में भी अमेरिकन, मेरी जेब में भी अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड शायद पड़ा होगा। तो ये तो एक कंपनी है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर जैसे मैकडोनल्ड्स है, वो अपने बर्गर, लड़ाई चले ना चले, अपने बर्गर बेचे जा रही है। आप और हम यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, गूगल है, अल्फाबेट है, वो अपना काम करे जा रही है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, मेटा चला रही है, वो अपना काम। कोका कोला, गर्मी लग रही है, पीछे गर्मी बढ़ी थी उत्तरी भारत में, आपने जाके कोका कोला, पेप्सी भी पियोगी। देखिए, ये जो कंपनियां हैं अमेरिका की, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की हो चाहे दूसरी कंपनियां हो, ये इस समय इन्हीं कंपनीज ने अमेरिका को महान बनाया। जो अमेरिका अपने आप को महान कहता है कि भाई हम सुपर पावर हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इन कंपनीज की वजह से ही संजीव वो बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। और इन कंपनीज ने क्या किया है कि पूरी दुनिया में आलू टमाटर की तरह आपको कोका कोला मिल जाएगी, आपको आपको मैकडोनल्ड्स मिल जाएंगे, आपको गूगल, फेसबुक, सब देशों में, कोई एक दो चार चाइना वगैरह छोड़ दे तो आपको लगभग सब जगह ये दिखाई देगा। तो इन कंपनीज ने उन देशों में जाके अपने पैर जमा रखे हैं और ये उस देश की अर्थव्यवस्था में रम चुकी हैं। एक एक हिंदी में शब्द होता है, रम गई हैं, बिल्कुल उसमें उसमें ओत प्रोत हो चुकी हैं। आज भारत में, अगर क्षमा कीजिएगा संजीव मेरी इस बात के लिए, अगर मान लीजिए यूट्यूब का माध्यम ना हो, अल्फाबेट है जो कंपनीज को चलाती है, गूगल बोलते हैं उसको, उसकी मास्टर जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट कहलाती है, सुंदर पिचाई उसके
भारतीय मूल के व्यक्ति उसके इस समय सीईओ है। क्षमा कीजिएगा, मान लीजिए ये यूट्यूब ना होती तो इस समय क्या हम और आप कैसे बात कर रहे होते? क्योंकि मुझे थोड़ा इस बात का अफसोस है संजीव कि भारतीय दिमागों ने ये सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया, वहां जाके बहुत भारतीय दिमाग उसमें जुड़े, पर भारतीय दिमाग अपने लिए, अपने देश के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं तैयार कर पाए जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन जाए। बहुत ट्विटर ट्विटर था, ट्विटर एलॉन मस्क चलाते हैं, एक्स बोलते हैं जिसको आजकल। तो भारत में एक स्टार्टअप आया था कू, KOO, उसने उसने बहुत कोशिश करी, 100, 150, 200, 300, 400, 500 करोड़ रुपए ना जाने कितने पैसे खर्च कर दिए। अंततः पिछले साल कू को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये कंपनियां अलग अलग देशों में दुनिया के अपने पैर जमा चुकी हैं और ये वहां से मुनाफा कमा रही हैं, मुनाफा कमा के। परंतु ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका है? इसका जवाब है नहीं। भारत और अमेरिका के रिश्ते नेचुरल अलाई के हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, एक दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत बहुत टाइट हैं। कोई दरवाजा खटखटा के देखिए दिल्ली, पंजाब में, मुंबई में, किसी का दामाद, किसी की बहन, किसी के चाचा, किसी की चाची, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का कजिन आपको अमेरिका में मिलेगा। तो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत बहुत हम मुझे लगता है किसी एक व्यक्ति की वजह से, किसी एक व्यक्ति की वजह से इनका शासनकाल 2028 तक है। तो आपने बात करी अमेरिकन एक्सप्रेस की, तो अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड दुरुस्त यहाँ पर चल रहे हैं। जो मुनाफा उन्होंने कमाना है वो कमा रहे हैं। और बाकी भी जो अमेरिकन, आपने तो अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम लिया, मैंने और कई कंपनी गिनवा दी, वो अपना बकायदा है मुनाफा। और इंग्लिश में एक वर्ड होता है, आपके सवाल का मैं जवाब दूं, उसको कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल। मतलब जैसे काम चल रहा था वैसे चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से कहीं भी किसी कंपनी ने इनके इनके जो रिमार्क्स हैं, इनके जो कमेंट्स होते हैं उसको सीरियसली नहीं ले रही है। उनको पता है कि उनके हजारों करोड़ भारत में लगे हुए हैं। आज उनके हजारों लोग काम करते हैं भारत में, हजारों लोगों को उन्होंने नौकरी दे रखी है। गूगल के ऑफिस में हजारों लोग काम करते हैं, मेटा के ऑफिस में हजारों लोग काम करते हैं, कोका कोला, पेप्सी, कितने लोगों को नौकरियां मिली हुई है। वो उन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से, डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट से, डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से इन कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत प्रोफेशनल कंपनीज है और ये अपनी जगह काम कर रही है। और भारत का द्वेष अमेरिका से नहीं है संजीव। अगर अमेरिका से द्वेष होता तो आज इन कंपनियों को उखाड़ के हम फेंक देते। परंतु हमें पता है कि ये कंपनीज भारत के लिए सुविधा भी ला रही हैं, भले ही भारत से मुनाफा कमा रही है, माना मैंने। पर जैसा मैंने कहा, आप और हम बातचीत कैसे कर रहे होते अगर अगर हमारे पास ये माध्यम ही नहीं होता? तो हमारे देखिए ना, लोगों के लिए कितना फायदा पहुंचा रही है। तो जो चीज फायदा, गर्मी लगती है आप कोका कोला पीते हैं, और आपको भूख लगती है आप मैकडोनल्ड्स जाते हैं। बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं संजीव भारत के, जो कि मैकडोनल्ड्स नहीं ले जाएं उनको, अगर जब उनका मन कर रहा हो तो वो घर में रोना धोना मचा देते हैं। ऐसे 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 लोग भी हैं। अब आप क्या जवाब देंगे इसका? डॉक्टर साहब, शरद कोहली साहब, एक चीज आपकी इतनी लंबी बातचीत से मेरे समझ में आ रही, सवाल आ रहा है। भारत विकासशील देश है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से जंग में भारत ने हमले में वायुसेना ने, नौसेना ने, थल सेना ने एआई का इस्तेमाल किया, उसका कमाल था कि उधर से जो एक मिसाइल चलाई गई थी वो भी बीच में डिस्ट्रॉय कर दी इंडिया ने। सर, हम तो बहुत, और आज की तारीख में हम बहुत कुछ बना रहे हैं आर्मी के लिए, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, ऑर्डर्स भी ले रहे हैं। ऐसा विकासशील देश भारत, इतना ताकतवर देश, जिसके आगे चंद घंटों में पाकिस्तान लौट गया था, जान बचाने को भागा था अपनी कि बस बख्श दो। सर, यूट्यूब, मेटा, ट्विटर, इंस्टा, ये सब अमेरिका में ही क्यों? भारत अपना क्यों नहीं कर पाता है? चीन सब कुछ अपना क्यों करता है? चीन छोटी सी एक सेल की कार छोटी सी बना के बेचता है, दुनिया में बिक जाती है। सर, भारत की आखिर वो कहां कमजोरी है कि भारत के लोग विदेशों में जाके उनको पैसा, मतलब खुद भी कमाते हैं और उन देशों को कमाते हैं। भारत का कू कई सौ करोड़ रुपया खर्च करके डूब गया। तो सर, इसके लिए भारत खुद जिम्मेदार है या नहीं है? या हमारे यहाँ जो पॉलिसीज हैं वो जिम्मेदार है या नहीं है? हम क्यों नहीं सर सब कुछ आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हो सकते हैं? हम तो साहब दुनिया को दिखा रहे हैं बहुत ताकतवर देश हैं। तो कहां ताकतवर है? बस केवल पाकिस्तान को निपटाने भर के लिए ताकतवर है। चीन की टेक्नोलॉजी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी के सामने हमें सांप सूंघ जाता है। देखिए, भारत, जहां तक पॉलिसीज की बात है, पॉलिसीज में कोई कमी नहीं है। एक अंग्रेजी में शब्द होता है ब्रेन ड्रेन। जैसा मैंने कहा, जिन लोगों ने गूगल को गूगल बनाया, मेटा को मेटा बनाया,
ट्विटर बनाया, अमेजॉन बनाया। आपको हैरानी होगी कि इसके पीछे बहुत हद तक भारतीय दिमाग है। भारतीय आईटी कंपनीज, भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स ने, गूगल अल्फाबेट के तो सीईओ ही भारतीय हैं। सीईओ जो है सुंदर पिचाई हैं। ब्रेन ड्रेन ये बहुत बड़ा कारण रहा। ये आईटी प्रोफेशनल्स को, मैं तो इस बात को स्वयं ही कह रहा हूं कि अगर ये लोग विदेश ना जाते, अपने ही देश में अगर ये कुछ ऐसा क्रिएट कर देते, तो आज गूगल, मेटा, अमेजॉन, ट्विटर भारत से चल रही होती। पर ये लोग वहां, इनको वहां जाने की, ये जो अमेरिकन ड्रीम था, ये भारतीयों के सिर पे सवार था। और मैं कतई इस बात से खुश नहीं हूं। हालांकि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होगा वहां जाके। आज हम और आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भी इंस्टा पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मेरा भी यूट्यूब के लोग दुनिया भर के मेरे वीडियोस देखते हैं, आपके भी देखते हैं। ये वो अलग बात है। परंतु अगर ये भारत में बनती तो और अच्छी बात थी। भारत सरकार की तरफ से संजीव कोई पॉलिसी में कमी नहीं थी। ये इन लोगों का अमेरिकन ड्रीम था, एक अमेरिका जाने का सपना, डॉलर में कमाएंगे और वहां पर लाइफ क्या होगी, बच्चों की पढ़ाई, ये वो। और हैरानी होगी आपको, किसी दिन मैं वाकया सुनाऊंगा कि बच्चे वहां जाके अपने नहीं रहते, बच्चे वहां जाके सिस्टम के हो जाते, जिन बच्चों की खातिर, जिन क्वालिटी ऑफ लाइफ की खातिर जाते हैं। और मैं एक बड़ी बात कह दूं आज आपको, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। मैं आज स्टेट मिरर पे डंके की चोट पे ये बात कहता हूं। इस बात को आप हाईलाइट करेगा, रील काटनी हो रील डलवाइएगा, शॉर्ट काटना हो शॉर्ट डलवाइएगा। आज से 5 साल के अंदर अंदर अगर आप विदेश में सेटल्ड हैं, तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप भारत आ जाइए। इन देशों के दिन लद चुके हैं अब। ठीक है, अगला दशक भारत का है। आप भारत अपनी मर्जी से आएंगे तो आप पूरा पैकअप करके आएंगे। शायद पहले भी मैंने आपके चैनल पे ये बात बोली है। आप अपना बिजनेस, अपना घर सब बेच के, पैसा इकट्ठा करके यहाँ आके निवेश करेंगे और आप यहाँ पर बहुत अमीर बन के आएंगे, क्योंकि आप डॉलर में कमा रहे थे। आपका पैसा $1 95 गुना होकर यहाँ भारत में आएगा इस समय। आके बढ़िया मकान खरीदिए, कोई बिजनेस जमाइए, अपना बढ़िया आलीशान घर बनाइए, फार्म हाउस लीजिए, पहाड़ों पे रहिए, जहां मर्जी रहिए। आपको गर्मी लगती है आप पहाड़ों पे रहिए, पर भारत आ जाइए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मुझे लगता है आने वाले 5 साल के अंदर अंदर, संजीव बड़ी बात कह रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, 5 साल बाद चलाइएगा इस क्लिप को। 5 साल के अंदर अंदर ऐसा ना हो कि आपको रातों रात अपना बोरी बिस्तर उठा के आना पड़े और सब अपनी कमाई आज तक की वहां छोड़ के आनी पड़ जाए। क्योंकि इन अर्थव्यवस्थाओं का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। मैं कोई भविष्यकर्ता नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। इन अर्थव्यवस्थाओं का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, इनकी गिरावट शुरू हो चुकी है। ऐसी नौबत आएगी कि यहां पर खाने के लाले पड़ जाएंगे। इससे पहले आप अपने देश वापस लौट आए। पुलिस साहब, आपने ये बात भी सही कह दी, आगाह कर दिया है। और मैं तथ्य सबूतों के साथ, आप नेता नहीं, पॉलिटिशियन नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, अर्थशास्त्री हैं, कागज और कलम के मास्टर हैं। जो कहते हैं आप बहुत पढ़ के कहते हैं, आपकी बात मेरी समझ में आ रही है। लेकिन सवाल ये है सर कि फिर वही बात, जो लोग, जो होशियार लोग, जो पढ़े लिखे अमेरिका में जाके बस रहे हैं और भारत को पता है कि वो जाके बस गए हैं, हर साल सर 5 से 6 लाख भारतीय विदेशों में जाते हैं। सवाल ये कि साहब हमारी हुकूमत को क्या ये पता नहीं है? क्यों नहीं रोक लेती है? सर रोक ले, कुछ ऐसा करे ना कि वो जाए ना। हम सर वही है कि देखिए, मत अपना पैसा खोटा नहीं परखने वाले का दोष क्या है। ठीक है सर, चले गए, बेवकूफ हैं, कम अकल हैं, पैसे के लालच में लविश लाइफ जीनी है, स्टाइल बदलना है, पूरी जिंदगी आगे आगे की पीढ़ी का भविष्य संवारने चले गए हैं। सर हम भी तो कहीं रोक सकते हैं ना, है ना? ऐसों को जो गए उनको लौटाने के लिए हम कुछ करें तो नजर तो आए सर सड़क पे। देखिए संजीव, जहां तक बात रोकने की है, हम एक लोकतांत्रिक पूरा पूरा सेटअप है, डेमोक्रेटिक कंपनी है, कंट्री है, फ्री इकोनॉमी है। आप किसी को किसी के व्यक्तिगत निर्णय में रोकने का, पहली बात तो किसी भी सरकार को ना अधिकार है, ना कभी ऐसी पॉलिसी बनाई जाती। दूसरी बात यह है कि क्या हम, आपका सवाल यहां जायज होता है, क्या हम भारत में ऐसा माहौल बना सकते हैं कि जो सपना वो वहां के लिए लेके जाते हैं, उस सपने को हम यहां पर पूरा कर दें। और मुझे लग रहा है कि देखिए, मैं पूरी दुनिया कई दफे मैंने घूमी हुई है। आप मेरा पासपोर्ट देखिए, इतना मोटा मेरा पासपोर्ट है। मैंने पूरी दुनिया घूम रखी है और 5 पासपोर्ट मेरे जुड़े हुए हैं और कई दफे गया हूं। और मेरे पास ये स्वतंत्रता थी संजीव के, मैं कहीं भी जाके, किसी भी देश में जाके सेटल हो सकता था। पर मुझे ये मालूम था कि जो सुविधा आपको भारत में मिलेगी, तो वहां गए हैं उनके, मैं कभी आपको अलग से किस्से सुनाऊंगा। तो और वहां पर जब आप जाके देखेंगे, किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोता हुआ वो पाया जाता है।
you fit a round square in a square round peg in a square hole बोला जाता है इसको। कुछ सीख के जाते हैं, वहां जाके कुछ और करते हैं। वो खैर कुछ समय में इनको फिर अपने मनपसंद की नौकरी मिलने लग जाती है, पर शुरू शुरू में जाके लाइफ बहुत टफ होती है और वहां पर बहुत कठिन है। जिस तन लागे वो जाने, उनकी आप मन की व्यथा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मुझे लगता है कि अगर इन लोगों के पास पैसा है तो इनको भारत आ जाना चाहिए। जो सुविधा इनको भारत में मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। और अब वो जो भारत था जब ये गए थे, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले, 10 साल पहले, आज परिस्थिति बदल चुकी है। जितने हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप सिस्टम है इस समय संजीव, और मुझे लगता है इतनी बड़ी मार्केट, 145 करोड़ लोगों की मार्केट, किसी भी नए स्टार्टअप के लिए, किसी भी नौकरी वाले के लिए बहुत सारी यहाँ पर अवसर हैं। तो हमें अपने घर को, मैं अपने घर को निराशा से कतई नहीं देखना चाहता। मुझे लगता है जो भारत में अवसर है वो इस समय कहीं नहीं है। शरद कोहली साहब, आप इसका जो सवाल अब आ रहा है मेरे जहन में थोड़ा हटके है। ये सोना चांदी भी नहीं है, विदेश में लोग बस गए वो भी नहीं है, ठीक है। एक सवाल ये जहन में आ रहा है कि भारत बहुत अच्छा देश है, हमारा देश है, हम भारतवासी हैं, ठीक है। अपना धर्म और अपना देश अगर गलत भी है तो उसके साथ रहिए, आपका उद्धार हो जाएगा, ये गीता में भी लिखा है। सर, सवाल ये आता है कि आखिर भारत की नीतियों को देखा जाए, हो सकता है आप ना सहमत हो क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, लेकिन एक सर आम पब्लिक से जुड़ा, सड़क के आदमी से जुड़ा है, मैं भी उसमें शामिल हूं। कोई आदमी सर भारत में अगर जमीन बेच रहा है, वो अपना एक रेजिडेंशियल प्लॉट बेच रहा है या रेजिडेंशियल फ्लैट बेच रहा है जिसमें वो रह रहा है, उसके बाद सर अगर उसको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो सर उसको टैक्स देना 12.5% का। अगर कॉमर्शियल में कन्वर्ट करना चाहता है या कॉमर्शियल बेच के वो रेजिडेंशियल में आना चाहता है, सर ये कायदा, ये कानून कहाँ का है, कैसा है? क्या ये आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आदमी अपना पैसा ईमानदारी का, वो अगर फ्लैट बेचेगा, मकान बेचेगा तो मकान ही खरीदेगा। हो सकता है सर उस मकान के जो डिफरेंस आ रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उससे एक छोटी सी दुकान डाल के, पान की एक छोटी गुमटी लगा के, एक सब्जी की दुकान डाल के कोई बिजनेस भी चला ले उस आधे पैसे में, तो सर वो टैक्स देगा पहले, उसके बाद। तो सर क्यों आदमी ना फड़फड़ाए कि अपना पैसा मकान का बेचा हुआ वो मकान में ही लगाएगा? नहीं जरूरत है सर, उसको छोटा मकान ले लेगा, 4 कमरे में रह रहा था 2 का ले लेगा, 2 कमरे का रह रहा 4 का ले लेगा, फिर भी पैसा बचेगा। दुकान में लगाना चाहे तो नहीं लगा सकता, उसको टैक्स देना है सर। अपने ही कमाई पे ईमानदारी के नंबर 1 पे सर टैक्स क्यों इतना? और वो आदमी क्यों नहीं अपने पैसे को कन्वर्ट कर सकता है रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल में, और कॉमर्शियल से रेजिडेंशियल में? सर वहां कहां चोर साबित होता है भारत का नागरिक? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं संजीव, आप एक टैक्स लॉ की बात कर रहे हैं जो उसको पुराना सेक्शन 54 बोला करते थे। आप उसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई आपको मकान बेच के प्रॉफिट हुआ तो आपको मकान ही लेना पड़ता है, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, नहीं तो आप 12.5% उस पर टैक्स दे दीजिए। मैं आपको ये यस बताना सर, चाहूंगा बिल्कुल कि सर। मेरे पास पूरे विश्व, मेरे पास पूरे विश्व के टैक्स लॉज को हम लोग विश्लेषण करते हैं। मैं स्वयं टैक्स की यूके में भी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी और अमेरिका में भी। वहां पर भी टैक्स लॉ, वहां से इससे कहीं ज्यादा टैक्स लिया जाता है। हम लोग 12.5% दे रहे हैं, आपको हैरानी होगी। यूके में 50% तक टैक्स है, 40%। अमेरिका में भी 30 से 40% तक टैक्स है। अलग अलग स्टेट्स में वहां फेड का अलग लगता है, स्टेट का अलग टैक्स लगता है। तो ये जो कैपिटल गेन, ये इसको कैपिटल गेन बोलते हैं, जो आप बोल रहे हैं इसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो कैपिटल गेन टैक्स एक मुश्त, जब आप कोई बड़ा एसेट बेचते हैं, भले वो मकान हो, ज्वेलरी हो, या कोई ऐसी चीज हो, शेयर्स हो, जब कोई ऐसी चीज बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन लगता है। तो ये तो एक टैक्स लॉ की आप बात कर रहे हैं, और टैक्स लॉ सभी देशों में लगता है। कैपिटल गेन सब देशों में है, भारत में सर तो 12.5% है, बहुत कम है मेरे हिसाब से। बाकी जगह आपको 30-40% देना पड़ता है। सर मैं टैक्स की बात, एक कोई आदमी ऐसा है जिसने 20 साल पहले 2 कमरे का एक फ्लैट लिया था, वो बेच रहा है सर, वो फिर 2 कमरे के फ्लैट में चला जाना चाहता जी। है और बाकी आधा पैसा बचा हुआ अपनी बेटी की शादी में लगाना चाहता है सर। उसके लिए उसको टैक्स देना पड़ेगा अपने ही पैसे पे सर। 25 साल पहले इन्वेस्ट किया था, 2 कमरे में रहता था, वो फिर 2 कमरे में रहने को तैयार है। जो डिफरेंस आया, प्रॉफिट आया, उस पर उसको पहले 12.5% टैक्स देना है, तब वो अपनी बेटी की शादी में खर्च कर पाएगा, तब वो उससे ज्वेलरी बना पाएगा सर। हाँ ठीक है, तो वो उतना ही बचेगा ना उसका, जितने का वो नया वाला 2 कमरे का मकान ले रहा है, उतना तो बच जाएगा।
बाकी का जो सरप्लस होगा, हो सकता है पहले किसी बढ़िया जगह बेच रहा हो, अब किसी सस्ती जगह में ले रहा है। आपका यही कहने का तात्पर्य है कि भाई 2 कमरे का बिल्कुल। बेच के 2 कमरे का ले रहा है, वो महंगा बिक रहा है और ये सस्ता मिल रहा है उसको, तो वो पैसे 4 पैसे बचा के बेटी की शादी करना चाहता है। यही कह रहे हैं ना आप? लेकिन उस पर टैक्स देना 12.5% सर उसको, क्योंकि वो पैसा बच हाँ, गया है। 12.5 पे तो, क्योंकि ये कैपिटल गेन कहलाता है संजीव, इसको कैपिटल गेन्स टैक्स बोलते हैं। और ये सभी देशों में है, ये कोई मतलब भारत में अनूठी चीज नहीं है। मेरे पास सारे देशों के टैक्स लॉज हैं, लगभग लगभग सब देशों तो में ऐसा टैक्स होता है। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि आप एक मुश्त बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखिए, सरकार चलती है टैक्स से। अगर आप हमारा बजट देखें, जो 50-55 लाख करोड़ का बजट आता है, उसमें से, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं जो आप कह रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इस समय 20 से 25 लाख करोड़ के बीच में है। तो आप देखिए, अब सरकार की जो आमदनी है वो इन्हीं टैक्सेस से, आप इनकम पे, कैपिटल गेन पर, हाउस प्रॉपर्टी पर, आप रेंटल कमाते हैं उस पर भी है। ये थोड़ी आप बैंक का इंटरेस्ट कमाते हैं। जो लोग रिटायर्ड हैं, वो लोग रिटायर्ड जिनके गुजारा चलता है, वो बेचारे बैंक के इंटरेस्ट के सहारे चलते हैं, उन पर भी टैक्स लगता है। तो देखिए, टैक्स टैक्स का जो सिस्टम है वो हमारे से भी बहुत जटिल है बहुत सारे देशों में, और इससे कहीं ज्यादा रेट है। ऐसा नहीं है, पर देखिए, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही होती है। और हर साल जब बजट आता है तो रियायत, आज 12 लाख रुपए तक के इनकम पर भारत में टैक्स नहीं है। भारत के हिसाब से संजीव, ये बहुत बड़ी बात है। जहां पर हमारी पर कैपिटा इनकम $3000 से कम है, आप सोचिए 12 सर लाख रुपए तक वहां पर टैक्स नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है ये, जो अभी एग्जेम्पशन आपको रिबेट लेके मिलती है। सर जो आपने, आपकी बात बिल्कुल मैंने पकड़ लिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको टैक्स दे रहे हैं, आप देश को दे रहे हैं, आपको सुविधाएं मिल रही, फैसिलिटी, और आपका ये मतलब बनता, कानूनी बनता है, ठीक है। लेकिन सर, विजय माल्या कई हजार करोड़ लेके चला गया है, कई साल से वो बाहर है, बैंकों को तबाह कर गया है सर, दिवालिया कर गया है, वो विजय माल्या को नहीं ला जी। पा रहे हैं सर। और यहाँ पे अगर कोई आदमी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके 2 करोड़ की बेचता है, तो वो कन्वर्ट नहीं कर सकता है, अपना अपना ही पैसा अपने पे इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जबकि वो स्टाम्प पेपर देने को तैयार है। विजय माल्या सर कितने हजार करोड़ लेके गया, क्यों नहीं ले आती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो बहुत सर हमारी ईमानदार है। देखिए, संसद में सर बेवजह की बातों पे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया सर खर्च हो जाता है, कोई मुद्दा नहीं होता है, 20-20 दिन चलती रहते बहस। वो सर टैक्स का पैसा क्या डुबोया नहीं जा रहा, बर्बाद नहीं हो रहा सर संसद में? देखिए, आपका जो सवाल है वो उसमें कानूनी दांवपेच इन्वॉल्व है। भारत और यूके की, मैं विजय माल्या की बात करूं तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भारत और यूके के बीच में है। और यूके को क्रिमिनल्स के लिए सबसे सेफ हेवन माना जाता है, क्योंकि वहां के कोर्ट्स और वहां की सरकार जो भी उनके यहाँ शरण लेता है, उसका बहुत कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती है। और भारत सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, पर कभी उनके लोअर कोर्ट में, कभी उनके किंग्स कोर्ट में, कभी उनके हाई कोर्ट में, कभी उनके सुप्रीम कोर्ट में मामला जाके अटक जाता है। यही नहीं, नीरव मोदी भी हैं, और भी कुछ लोग हैं जो वहां पर बहुत फ्यूजिटिव, लोग हैं। जो वहां जाके बैठे हुए हैं। भारत में से जो नीरव मोदी ने यहाँ पर बैंकों का पैसा गबन किया है, बैंक में फ्रॉड किया है, विजय माल्या लोन लेके भागा है, तो ये लोग फ्यूजिटिव्स हैं। ये भारत इनको यूके की शरण मिली हुई है। और देखिए, अब किसी और देश के कानून पर ये जब निकले थे, कैसे निकले थे, वो राजनीतिक बात है कि उस टाइम कौन से सरकार थी, बिल्कुल। और बिल्कुल कौन सर। कौन सी सरकार थी, किस पार्टी की सरकार थी। मैं राजनीति की बात नहीं करता, ये तो आपको सरकार से प्रश्न करना पड़ेगा। मैं आपको उसका जो टेक्निकल रीजन है वो बता सकता हूँ कि वहां पर कानूनी दावपेच में का पूरा फायदा उठा के ये लोग वहां पर कई साल से बसे हुए हैं। भारत ने लाखों, कई 100 करोड़ खर्च कर दिए हैं वहां पर उसका केस लड़ने में। और भारत की तरफ से हमेशा वहां वकील अपॉइंटेड है, जाते हैं, और इनका एक्स्ट्रेडिशन अब काफी जगह से रिजेक्ट हो चुका है। मुझे लग रहा है अपने आखिरी दौर में है ये, जी आखिरी अपील है जी। इनके पास, और ये भारत आएंगे तो बच के जा नहीं पाएंगे। ये तो भारत सरकार और राजनीति का प्रश्न है संजीव। ये तो मैं आपको समझ सकता हूँ, मैं संसद समझ पे सकता हूँ। करना चाहिए और भारत सरकार से नहीं, करना चाहिए। मैं गलत जगह कर गया, लेकिन सर ये तय है कि अगर आम आदमी अपने पैसे कमाई प्रॉफिट में अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर सकता मकान बेच के, ठीक है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन विजय माल्या अगर भाग जाएंगे तो संसद के मुंह पे ताला लगा हुआ है। ये नेता शायद कांग्रेस की और बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को, पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, सब पार्टी बात कर रहे हैं। सर जब बड़ा फंसता है तो नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन छोटे आदमी को आपके पीस दिए जाते हैं, आपके इसीलिए। संजीव, आपके भाव को प्रणाम है। आपके भाव हैं बहुत और बहुत ही सर इसीलिए अपनी सुंदर, अपनी सर जगह ठीक। इसीलिए सर इसीलिए सुंदर पिचाई भारत में ना रुक के अमेरिका में जाते हैं, और ये भारत देख रहा आंख बंद करके। यहाँ की राजनीति गंदी है सर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।